सो हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो अभी जो लेक्चर आ रहा है ये बॉटनी सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक, जो कि चैप्टर 2 भी है। तो आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट आता है मैं अपने इस लेक्चरों में कवर कर लूँगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं वेटनरी के एग्ज़ाम में। और बाकी एनसीईआरटी तो आता ही है, ठीक। तो एनसीईआरटी में भी कुछ डाटा दिए गए हैं, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो ही मैं करा पाऊँगा, अन्यथा आप लोग एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए, एनसीईआरटी की डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज जो हमारा चैप्टर है माइक्रोस्कोपी एंड बायोमॉलिक्यूल है, जो कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं क्लास 12 में, ठीक। ये वही वाली चीज़ें हम लोग इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100% आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, @वेटनरियन01, ठीक। तो शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोप, ठीक। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप फॉर द स्टडी ऑफ सेल नोन एज माइक्रोस्कोपी, ठीक। तो माइक्रोस्कोप का यूज करके सेल की स्टडी को माइक्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक। ये सब आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मतलब बस जो आएगा मैं वो चीज़ बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो 100% करना है। और जो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम @ PBT पे शेयर कर दे रहा हूँ। आप लोग उस पर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और थ्योरी में इसमें जो इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसको आप लोग एक कॉपी में नोट कर लीजिए, उसे रिवीजन करिए, ठीक। इसमें जितना मैं लेकर आया हूँ उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस पे मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो मैं करवाता रहूँगा, ठीक। और बाकी जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो उसका मतलब नहीं कि वो इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे मैं बोलूँगा कि हाँ ये नोट करने लायक है या फिर स्टार मार्क करवाऊँगा तो वो इंपॉर्टेंस है, ठीक। द फर्स्ट ऑपरेशनल लाइट माइक्रोस्कोप वॉज गिवन बाई जेंसन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज अबाउट 2000 टाइम। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो होता है लाइट माइक्रोस्कोप का कितना होता है? 2000 टाइम। ये बस ऐसे पढ़ लीजिए एक बार, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे लिखना, ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टेक्निक कौन कौन सी है? ऑटो रेडियोग्राफी इज ए टेक्निक यूज टू स्टडी सिंथेसिस एंड मॉलिक्यूल एंड ट्रेस मेटाबॉलिक इवेंट इन द सेल विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। तो ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है? जो रेडियो आइसोटोप की मदद से जो हम लोग बायोमॉलिक्यूल और मेटाबॉलिक इवेंट, ठीक है, सेल के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं इन सब का पता लगाते हैं, ठीक। तो ये रेडियो आइसोटोप कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन S33, C14, फास्फोरस 32, आयोडीन 131, ठीक। तो ये दिया गया है, और बाकी ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ठीक, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है मॉलिक्यूल को किसी मिक्सचर के अंदर से, ठीक। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है? इज यूज टू डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज होता है, ठीक। और हम लोग बढ़ते हैं। स्टेन 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक डाई, बेसिक डाई। बेसिकली स्टेन वो प्रॉपर्टी होती है जैसे कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर कलर शो कर रहा तो उसका स्टेन गेन कर लिया तो कलरिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो एसिडिक डाई होती है, बेसिक डाई होती है। क्रोमेटोफोर अगर पॉजिटिव आयन दिया है तो बेसिक डाई है, क्रोमेटोफोर अगर निगेटिव आयन है तो वो एसिडिक डाई है। तो इसमें कोई आने का चांस नहीं है यहाँ से, ठीक। बस हाँ, फल्जन जो स्टेन होती है ये बेसिकली डीएनए की पोजीशन के लिए फल्जन टेस्ट होता है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंस है, ठीक। हाँ, फल्जन जो टेस्ट होता है डीएनए की पोजीशन बताता है। अभी आगे कहीं ना कहीं ये दिया होगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा फर्दर, ठीक। और उसके बाद वाइटल स्टेनिंग क्या है? इज द स्टेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग सेल इन विवो एंड विट्रो। जेनस ग्रीन बी, ठीक। तो जेनस ग्रीन बी जो है इनका नाम कहीं ना कहीं ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि क्वेश्चन किस तरह से, लेकिन जेनस ग्रीन बी का नाम आया है। तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज एक्टिविटी के लिए इनका जेनस ग्रीन बी है, ठीक है। स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री ये क्वांटिटेटिव मेथड है यूज फॉर एस्टिमेटिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रेजेंट जो होता है किसी सॉल्यूशन में, तो उसके बारे में है। और यहाँ से तो नहीं आना है कुछ। अबाउट 98% ऑफ द मास एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ जस्ट 6 एलिमेंट। तो एवरी जो ऑर्गेनिज्म होता है 6 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, और फास्फोरस, सल्फर। तो इतनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। कार्बन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, ठीक है, इतनी चीज़ मिलकर बना होता है। तो सबसे मोस्ट अबाउंडेंट कंपाउंड जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वाटर होता है, ठीक, तो ये याद कर लीजिए। कोहेसन एडहेसन का क्या मतलब होता है? देखिए, कोहेसन जो होता है और एडहेसन दो वर्ड मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं। एडहेसन जो होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच की जो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक, बॉन्ड बनती है, तो वो कोहेसन है। एडहेसन यानी कि जैसे ये कोई जार है, ठीक, ग्लास है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल और इस ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, या फिर कह सकते हैं जो फ्रिक्शन होगी या फिर जो भी, तो वो एडहेसन उसे बोलेंगे, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन भी करना है। अब देखिए, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंस है वो मैं वहाँ पे मार्क करवा दिया हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, ठीक। यहाँ से ये तो नहीं आएगा कुछ। कार्बोहाइड्रेट आर स्टडी अंडर मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। राइबोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटीपी, एडीपी, राइबोफ्लेविन, आरएनए, डीऑक्सीराइबो शुगर इन डीएनए। देखिए, ये आ सकता है कि फ्रक्टोज, ये फ्रूट शुगर का नाम पूछेगा तो आपको फ्रक्टोज बताना, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, जो कि स्वीटेस्ट एवं नेचुरल ऑकरिंग शुगर। तो जो प्राकृतिक शुगर होती है उससे कई गुना स्वीट होती है, ठीक है, फ्रूट शुगर। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक, मैंने पहले से स्टार्ट किया। ऑल मोनोसेक्राइड आर रिड्यूसिंग शुगर। तो सभी जितने प्रकार के मोनोसेक्राइड होते हैं वो सब क्या रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब हुआ? एज उसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, जो कि रिड्यूस करता है कॉपर 2+ और कॉपर प्लस को, ठीक। तो इसे ध्यान देने की जरूरत है। और लैक्टोज, अब जैसे लैक्टोज होता है गलेक्टोज और ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से मिलकर बना होता है लैक्टोज, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं आपको पूछ लेगा, जो कि डज नॉट ऑकर इन नेचर एक्सेप्ट एज ए प्रोडक्ट ऑफ मेमरी ग्रेन, ठीक। तो ये नेचुरल तौर पे नहीं पाया जाता लैक्टोज नेचर में। उसके बाद क्या है, सेलुलोज जो होता है एक अनब्रांच चेन होती है ग्लूकोज की, जिसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है? बीटा मोनोग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, जो कि डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक। तो सेलुलोज की बात ये होगी। अब देखिए, ये इनुलिन, ये पूछा जाता है इनुलिन किसका पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो इनुलिन है। और काइटिन, ये पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नैग, ठीक। तो काइटिन जो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पॉलीमर है, ठीक है, जो कि एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट एंड क्रुस्टेशियन, ठीक। तो जो इंसेक्ट वगैरह पे की एक्सोस्केलेटन होती है, ठीक, वो काइटिन की बनी होती है, जो कि पॉलीमर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल वॉल क्या है? देखिए, ये बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज ऑफ रिपीटिंग डाइसैकराइड यूनिट, ईच यूनिट इज कंपोज ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसे नाइक बोलते हैं, एन एसिटाइल NAG, ठीक है। तो ये NAG है, ठीक, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, जिसमें लिंकेज कौन सी पाई जाती है? बीटा 1,4 लिंकेज। अब हमारे लिपिड पे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, टर्म जो लिपिड सबसे पहले किसने दिया था? ब्लोर ने, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है। और लिपिड क्या है? ये वाटर इंसोल्यूबल होता है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। फैटी एसिड इज ए लॉन्ग कार्बन स्केलेटन, वेरी इन साइज बट कॉमनली 14 to 24 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है, लॉन्ग रिंग। और सनफ्लावर में कौन सी सनफ्लावर ऑयल जो होता है उसमें कौन सी एसिड होती है? लिनोलिक एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, ठीक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और मिनिमम फैटी एसिड कंटेंट फाउंड इन कोकोनट ऑयल में सबसे कम फैट होता है। और लिसिथिन जो होती है ये एक्सीलेंट इमल्सिफाइंग एजेंट एंड प्रोड्यूस फ्रॉम सोयाबीन। तो लिसिथिन जो होती है सोयाबीन से प्राप्त होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन इज डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड PGE1 PGE2, ठीक। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे स्टार मार्क करवाया हूँ वो नोट कर लीजिए। और देखिए, स्टार पॉइंट जो कि मैंने बहुत पहले करवा दिया है, ठीक। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो रिपीट कर रहा हूँ इसका मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हल्के में मत लीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, ल्यूवेनहॉक जो थे फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, तो पूछा जाता है फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे, ठीक। अभी जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा उसमें भी है ये चीज़ दिया गया है, तो आप लोग कर लीजिए।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा नंबर पॉइंट का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज प्रोड्यूस बाय नॉल एंड रुस्का, ठीक, 1932 में नॉल एंड रुस्का जो थे, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस किए थे। द आइडिया इन्वेंशन ऑफ फेज ऑफ कॉन्सेंट्रेट माइक्रोस्कोप वाज डन बाय जर्निके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। और गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जिसे गाबा बोलते हैं, ठीक है, एसिटामिन, सेरोटोनिन, आर्थिनिन, सिस्टोलिन, बीटा एलानिन और अमीनो एसिड बट नॉट फाउंड इन प्रोटीन। तो ये ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन में नहीं पाए जाते, ठीक। अब देखिए जो मैं बताया था ये 9 नंबर फल्जन टेस्ट, ठीक है, FULGEN। तो ये जो फल्जन टेस्ट है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर विथ शिफ्ट रिएजेंट। तो ये बेसिकली होता क्या है, यूज फॉर टेस्टिंग लोकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए की लोकेशन, न्यूक्लियस में डीएनए की लोकेशन का पता लगाने के लिए फल्जन टेस्ट होती है, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फल्जन टेस्ट न्यूक्लियस में डीएनए की पोजीशन को पता करने के लिए। अब देखिए एक ये 11 नंबर जो पॉइंट है, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म। तो ABCD जो डीएनए होती है राइट कॉइलिंग होती है, ठीक, ABCD ये राइट कॉइलिंग होती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा राइट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड कॉइल, ठीक है। तो वो जेड फॉर्म डीएनए होती है लेफ्ट हैंडेड होती है, ठीक है, उसकी कॉइलिंग, सबकी कॉइलिंग ऐसे कुछ होती है, ठीक, राइट हैंडेड, लेकिन इसकी कुछ अलग ही होती है, ठीक। तो ध्यान देंगे इसमें कि जेड टाइप जो जेड फॉर्म की डीएनए होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक। 12 नंबर, कैच अल्टमैन वाज एंड कोवर्कर डिस्कवर राइबोजाइम। तो राइबोजाइम जो डिस्कवर किए थे अल्टमैन और कैच, ठीक है, ये दोनों। विच एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट प्रोटीन इन नेचर। तो राइबोजाइम जो होती है वो बेसिकली प्रोटीन नेचर की नहीं होती है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो टर्म कॉइन जुड़ा हुआ टर्म है बर्जेलियस से जुड़ा हुआ है, ठीक। आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड आर सीरियली लिंक्ड इन ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड आर मोनोकार्बोक्सिलिक और डाइकार्बोक्सिलिक बियरिंग 1 और 2 अमीनो ग्रुप, ठीक। अब देखिए अमीनो एसिड में बेसिकली आता क्या है कि पूछ लेता है न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से हैं। तो एलानिन, ग्लाइसिन, वाइलिन, AGV, ठीक, AGV, एलानिन, ग्लाइसिन, वाइलिन। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक। और एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप दोनों इसमें पाए जाते हैं। और बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, लाइसिन है और आर्जिनिन है, ठीक। तो इसे LA से याद कर लेंगे, ठीक। लाइसिन एंड आर्जिनिन जो होता है बेसिक अमीनो एसिड होता है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या, कॉन्टेन मोर देन 1 अमीनो ग्रुप, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास मोर देन 1 अमीनो ग्रुप होता है। और अमीनो एसिड जो एसिडिक होता है वो कौन सी, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो GA एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड जो होती है वो एसिडिक अमीनो एसिड होती है। जो क्यों होती है, क्योंकि कॉन्टेन मोर देन 1 एसिडिक ग्रुप। तो एक से अधिक एसिडिक ग्रुप होती है, इसी वजह से वो एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक। और ग्लाइसिन देखिए क्या, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड पूछा जाता है क्या है, तो ग्लाइसिन का नाम आता है। ग्लाइसिन जो होती है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक। तो इसको याद कर लेंगे। जो कि इसके पास एसिमेट्रिकल कार्बन क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं होता, ठीक है, उसके पास अमीनो एसिड ग्लाइसिन के पास। अब देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड पूछा जाता है, ठीक। तो इसके लिए सिंपल से एक ट्रिक है, TVMILLPATH, ठीक। तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड है, लाइसिन, आइसोलाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एंड वेलिन, ठीक। जो कि सिंथेसाइज नहीं होते हैं हमारे बॉडी में, इसलिए इन्हें नॉन इसेंशियल क्या है, लाइसिन ये सिंथेसाइज इन बॉडी होते हैं, ठीक है। लाइसिन, वेलिन कैन नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, ठीक है। वह नॉन इसेंशियल जो होते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, सेरेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, सिस्टाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, प्रोलिन, ट्राइसिन, ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, कभी ना कभी आप लोग को क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ से। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन इज एसेंशियल इन चाइल्ड वाइल नॉन एसेंशियल इन एडल्ट ह्यूमन। तो जो हिस्टिडीन होती है वो आर्जिनिन होती है, वो चाइल्ड में एसेंशियल होती है, जबकि एडल्ट में नॉन एसेंशियल होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक, कि पूछा जाता है कि एडल्ट ह्यूमन में कौन सी नॉन एसेंशियल है, जबकि चाइल्ड में एसेंशियल है। तो हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ठीक। तो फिर अब हम आगे चलते हैं।
न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले जो इससे कौन जुड़े हुए थे, फ्रेडरिक मिश्र जो थे, न्यूक्लिक एसिड की खोज किए थे फ्रेडरिक मिश्र 1868 में, फर्स्ट आइसोलेट न्यूक्लिक एसिड, जो कि उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था, ठीक। और अल्टमैन जो थे, नेम इट्स न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले खोज जो आइसोलेट किए थे न्यूक्लिक एसिड का फ्रेडरिक मिश्र ने किया था न्यूक्लिक एसिड का खोज, लेकिन जो फ्रेडरिक मिश्र थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा था शुरू में, न्यूक्लिन। कुछ देर बाद कुछ सालों बाद 1889 में अल्टमैन ने इसका नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड रखा था, ठीक। तो किसने बदला था नाम, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले अल्टमैन ने बोला था, और फ्रेडरिक मिश्र जो थे खोज तो उन्होंने किया था, आइसोलेट जो उन्होंने किया था न्यूक्लिक एसिड का फ्रेडरिक मिश्र थे, ठीक। और न्यूक्लिन जो उन्होंने बोला था। तो ये यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख के। अब देखिए डीएनए में कौन कौन सी पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में, ठीक। तो देखिए AGCU ये पाई जाती है आरएनए में, और AGCT, ठीक है, जो थाइमिन यूरेसिल की जगह थाइमिन पाया जाता है डीएनए में, ठीक है। और डीएनए देखिए बेस, न्यूक्लियोसाइड जो होता है, ठीक, देखिए थाइमिन है तो डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन साइटोसिन का, तो ऐसे बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस विच आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस, ठीक है, पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड इसका, ठीक है। और चार का रूल आप लोग पढ़े होंगे कि A+G, ठीक, T+C। तो जो होती है गुआनिन प्लस एडेनिन, इसका जो परसेंटेज रहेगा जोड़ने पे, और थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है, इसका जो परसेंटेज रहेगा जोड़ने पे वो इक्वल टू 1 रहता है, ठीक। तो ऐसे से हम चार का रूल का यूज आता है कभी कभी। और डबल हेलिक्स मॉडल जो डीएनए का किसने प्रपोज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, तो इसका नाम रट लीजिए। और डबल हेलिक्स है डायमीटर जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और जी और सी के बीच में जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड गिनने के लिए आता है, ठीक, कि जैसे तुम्हें दे दिया AGTC, ठीक, AGTC, तो अब तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड गिनने के लिए आता है, तो जी और सी के बीच में हमेशा 3 बॉन्ड होते हैं, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड गिन सकते हैं, AC के बीच में 2, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2। अगर कहीं जी और सी ऊपर नीचे है तो इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। राइट हैंडेड डीएनए एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी फॉर्म यूजली वाटसन एंड क्रिक, ठीक। और फिर लेफ्ट हैंडेड देखिए ये क्वेश्चन, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म डीएनए हैविंग जिगजैग शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज नोन एज जेड डीएनए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता ही है, ठीक। तो और एक्सपेरिमेंट बहुत हुए थे, ये एनसीईआरटी में भी दिया है, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा और डिटेल में है, ठीक। तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1928 में हुआ था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं। इन्होंने इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने किया था, ठीक है। और माइस जो था इसके ऊपर किया था। तो ये जो क्या था कि इससे उन्होंने प्रूव किया था डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, लेकिन इस पर लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। ग्रिफिथ कुड नॉट अंडरस्टैंड कॉज ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई बाई एवरे मैकलॉड एंड मैकार्टी। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किन्होंने बताया था, आइडेंटिफाई जो उन्होंने किया था, एवरी मैकलॉड मैकार्टी ने 1944 में किया था। और बाकी जो कंफर्म हुआ था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से एंड प्रूव द डीएनए इज सोल जेनेटिक मटेरियल, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट से हुआ था। और बाकी हर्शीज एंड चेज 1952 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विथ बैक्टीरियोफेज, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज पे किया था, और उन्होंने क्या लिया था, इकोलाई लिया था, ठीक है, जो कि इन ए मीडियम ऑफ कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप S35 लिया था और P32 लिया था, एंड कन्फर्म द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कब कन्फर्म हुआ था, हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट में 1952 में। ट्रांसडक्शन का डिस्कवर किसने किया था, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसडक्शन का
डिस्कवर किसने किया था, ये नोट कर लीजिए, जिंडर एंड लेडरबर्ग में 1952 में, जब हार्सी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, तो तभी ट्रांजैक्शन का खोज हुआ था। किसमें हुआ था ये भी, सलोमोनेला टाइफिमोरियम। ठीक, किसमें हुआ था, सलोमोनेला टाइफिमोरियम, तो इस पर खोज हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है। जनरली आरएनए जो होता है सिंगल पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन की बनी होती है। ये राइबो न्यूक्लियोटाइड कॉन्सिस्ट ऑफ राइबो शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। द आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होती है, डज नॉट फॉलो चारगाफ रूल। तो चारगाफ रूल जो होती है आरएनए नहीं फॉलो करती। ठीक, आरएनए चारगाफ रूल नहीं फॉलो करती। आरएनए स्ट्रैंड कैन बेस पेयर विद कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डीएनए एंड आरएनए। अब देखिए आरएनए जो है वो नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। ठीक, अब नॉन जेनेटिक जो आरएनए होती है एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए होती है। और जेनेटिक आरएनए जो किसी किसी में जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, हर उसमें नहीं होता। जैसे नॉन सम वायरस जो होते हैं आरएनए एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। तो अब ऐसे पूछा जा सकता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक, जैसे होने के लिए कुछ वायरस में आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होती है। ठीक, अब नॉन जेनेटिक मटेरियल में जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। ठीक है, अब देखिए एमआरएनए की जो डिस्कवर किसने किया था, जैकोब एंड मोनोफ। तो ये एनसीईआरटी का कुछ वो बन जाता है और नीट में भी पूछे जाते हैं और हर जगह आते हैं। तो जैकोब मोनोफ ने एमआरएनए की डिस्कवरी की थी। मेटाबॉलिकली मोस्ट अनस्टेबल। ठीक है, एमआरएनए जो होता है मेटाबॉलिकली मोस्ट अनस्टेबल होता है। 3 to 5% ऑफ टोटल आरएनए ट्रांसक्राइब्ड ऑन डीएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज, मोनोसिस्टर्निक इन यूकैरियोट एंड पॉलीसिस्टर्निक इन प्रोकैरियोट। द codon sequence pair with anticodon on tRNA, mRNA of prokaryote translated quickly whereas the eukaryote undergo processing। अब टीआरएनए जो होता है उसके बारे में ट्रांसफर आरएनए जो बोलते हैं, सोल्यूबल आरएनए और एडाप्टिव आरएनए। ठीक है, एडाप्टर आरएनए जो होता है टीआरएनए को बोला जाता है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट आरएनए है और 75 to 90 बेस पेयर होती है इसमें, और 10 से 20% टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का जैसे आरएनए का टोटल टीआरएनए जो होती है 10 से 20% होता है, और जो कि स्टेबल एंड सिंगल स्टैंडर्ड होती है। ठीक, और जैसे क्लोवर लीफ मॉडल जो होता है, क्लोवर लीफ मॉडल जो हुआ था टीआरएनए वाला था। ठीक है, तो ये आता है क्लोवर लीफ मॉडल वाला, टीआरएनए को बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटेड विथ CCA एंड बियर द इनकमिंग अमीनो एसिड फंक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट कोडॉन ऑन एमआरएनए एंड करेक्ट अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन हैविंग अनयूजुअल बेसेस। तो अनयूजुअल बेस ना एमआरएनए से मतलब जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, अब देखिए लार्जेस्ट आरएनए जो होती है 80% ऑफ टोटल आरएनए जो होती है आरएनए होती है। ठीक, तो और फाउंड इन राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियोलर पोर्शन ऑफ द डीएनए। और ये डीएनए और आरएनए में डिफरेंस है। ठीक है, डीएनए यूजुअली जेनेटिक मटेरियल होती है, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड होती है। पेंटोस शुगर जेनेटिक मटेरियल, सम वायरस ओनली। आरएनए की बात हो रही है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। पेंटोस शुगर जो होती है राइबोज होती है, इसमें पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिए। अब देखिए एंजाइम जो टर्म जो जुड़ा हुआ है कूने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1688 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन आने का चांस है। अब देखिए Fc जो एक्टिवेटर है, ये जो आयरन ये मेटल एक्टिवेटर है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटरेज परऑक्सीडेज को ये एक्टिवेट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, पायरुवेट काइनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को कॉपर, कार्बोनिक डिहाइड्रोजनेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को जिंक एक्टिवेट करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक, तो इसे रख लीजिएगा। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेज के लिए मॉलिब्डेनम MLNOP। ठीक, तो इसको हम NM से ऐसे याद कर लेंगे कि नाइट्रोजनेज के लिए मॉलिब्डेनम। ठीक, निकिल यूरिएज, तो यूरिएज को एक्टिवेट करने के लिए निकिल मेटल एक्टिवेटर होता है। ठीक, तो इसमें से एक क्वेश्चन एक्टिवेटर और मेटल एक्टिवेटर एंजाइम ये आता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे। एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, ये पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, उसके प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए एंजाइम। ठीक, और यहाँ से ये देखिए, ये आप लोग याद करिए, OTHLIL, OTHLIL, ओथोलिल। ठीक, तो इसका बेसिक यूज क्या है, जैसे ओ से
ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, एल से लाइसेज, आई से आइसोमेरेज, लाइगेज। ठीक, अब इसमें पूछा जाता है कि जैसे ट्रांसफर ऑफ H and O आटम और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आटम जो है वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक, तो ये देखिए ट्रांसफ़र हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज हो रहा है। और ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप जैसे मिथाइल, अमीनो एसिड, फॉस्फेट, कोई ग्रुप ही ट्रांसफ़र हो रही है तो उसे ट्रांसफरेज बोलेंगे। तो ये पूछा जाता है। ठीक, अब हम आते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक, अगर किसी सब्सटेंस का हाइड्रोलाइसिस हो रही है, वाटर निकल रहा है, तो उसे हाइड्रोलेज बोलते हैं। ठीक, अब देखिए बाय एक्टिंग ऑफ Cc, Cn, CO, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस की जब बात होगी तो हाइड्रोलेज, अगर विदाउट हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है तो इसमें लाइसिस आएगा। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस याद कर लीजिए और बाकी इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, OTHLIL। ठीक है, ओथोलिल। ठीक है, आइसोमरेज क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर टू फॉर्म आइसोमर। ठीक है, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है। ठीक, इधर से उधर हो जाता है, आइसोमर, आइसोमर पढ़े ना। लाइगेजेस क्या है, ज्वाइनिंग अप टू मॉलिक्यूल बाय सिंथेसिस ऑफ न्यू CO, CS, CN, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ब्रेक डाउन ऑफ ATP। तो अगर ATP खर्च हो रहा है तो लाइगेज। ठीक है, तो आप बेसिकली ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, और थोड़ा सा और बचा है। ठीक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक, तो ये आता है, लॉक और की हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो ये फिशर ने दिया था। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस किसने दिया था, कॉसलैंड ने। ठीक, इसका आने का चांस कम है, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाइए। एंजाइम इनहिबिशन क्या है। ठीक, एंजाइम एक्शन कैन बी इनहिबिट बाय कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, सम सब्सटेंस इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरली सिमिलरिटी, कुछ ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। ठीक, विथ सबस्ट्रेट के जिस तरह सबस्ट्रेट होता है उसी तरह इनहिबिटर का भी शेप होता है, तो सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर जाके चिपक जाता है जिससे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है एंजाइम की। कम्पिटिट फॉर द एक्टिव साइट। ठीक, और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, वो जाके उसकी साइट को पोजीशन को ही ख़राब कर देता है। ठीक है, बाइंड टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा कहीं और, जैसे मान लिया ये एंजाइम की शेप है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एंजाइम आके बाइंड करना है, लेकिन वो यहाँ पे आके बाइंड कर जा रहा है तो इसकी जो शेप होगा, इसका शेप चेंज कर देगा। ठीक, तो वही इसे बता रहा है कि एंजाइम जो होगा अदर देन एक्टिव साइट पे जाके डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, तो वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कम्पिटिटिव अगर कब है, जब यहाँ पे आके दूसरा इनहिबिटर ही चिपक जाए। लेकिन नॉन कम्पिटिटिव का मतलब है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी इनहिबिशन कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, उसकी शेप को चेंज करके। इन फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, accumulation of in product cause inhibition in activity of the first enzyme। ठीक, तो अब इतना डिस्कस कर लिया हमने थ्योरी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा तो वही उसी का वो है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि फर्दर अपडेट मिलता रहे। और फॉर्म अगर फिलअप ना हुआ हो तो भर लीजिए, अभी भी लास्ट डेट है, और आपका एग्ज़ाम 26 मई को है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब करवा दिया जाएगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट बाई एन ऑप्टिकल सिस्टम इज कॉल्ड। तो ऐसी एबिलिटी जो दो क्लोज पॉइंट के बीच, ठीक है, ऑप्टिकल सिस्टम से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। ठीक, ठीक, ये फिजिक्स के जैसा है लेकिन ठीक है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू, तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप किस लिए यूज होता है, ये तो सिंपल से इसका क्या हो जाएगा, लोकलाइज सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। तो मेटाबॉलिक पाथवे के लिए कौन सी यूज नहीं होती है, इसकी हो जाएगी ऑप्शन डी, Be19, बेरिलियम 9। ठीक है, ये नहीं यूज होती है मेटाबॉलिक पाथवे के लिए। बाकी हाइड्रोजन, क्योंकि जो ये सब रेडियो आइसोटोप होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, तो ये यूज होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये अभी पढ़े थे, नॉल एंड रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की थी। टेक्निक यूज टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इज ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक,
क्रोमेटोग्राफी, ये सब इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है। टेक्निक जो कि स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है वो ऑटो रेडियोग्राफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ऑब्जर्विंग स्पेंडल फाइबर। तो स्पेंडल फाइबर ऑब्जर्व करने के लिए क्या फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप होती है। ठीक, ये आने का चांस नहीं है। ठीक है। द प्रोसेस इन विच अमाउंट ऑफ DNA, RNA एंड प्रोटीन कैन बी नोन एट ए टाइम इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। 8वां नंबर, द स्टोरेज प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग इज। तो ग्लूटिन बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग। 9 नंबर क्या है, द एंटी फर्टिलिटी स्टेरॉइड क्या है, तो वो है डायोजेनियम। ठीक है, डायोजेनिन सी ऑप्शन। ठीक, ये दिया हुआ था उसमें। वन बॉइलिंग बेंडिक सॉल्यूशन इज नॉट रिड्यूस बाय सुक्रोज, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एन इसेंशियल फॉर। किसके लिए होता है, तो हमारा सिंपल से 11 नंबर का क्या हो जाएगा, कोएंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो इसमें से ग्लाइसिन जो है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ फाउंड ओनली इन RNA। तो RNA में क्या पाया जाता है, तो RNA में AGCTU। ठीक, तो यूरेसिल जो होती है केवल RNA में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं 14 नंबर पे। ए न्यूक्लियोटाइड इज फाउंड फॉर्म ऑफ प्यूरिन, पायरिमिडीन, फॉस्फेट, प्यूरिन, शुगर, ये नहीं है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेलुलेज इज ए 15 नंबर क्या है, सेलुलेज इज ए होमोग्लाइकन हेक्सोसैन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्या है, टू स्ट्रैंड ऑफ DNA इज हेल्ड टुगेदर बाय द बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन। तो जो DNA जो होती है दो आपस में जुड़े किससे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक, द टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। द हु फर्स्ट यूज टू टर्म एंजाइम पहले सबसे पहले किसने, कूने ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें से कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो म्यूसिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, लिसिथिन नहीं है, किसिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। 20 नंबर क्या है, रोल ऑफ मॉलिब्डेनम। 20 नंबर क्या है, रोल ऑफ मॉलिब्डेनम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम का यूज होता है। ठीक है, अभी मैंने कैसे NM से याद कराया था ना, मॉलिब्डेनम का यूज क्या है, नाइट्रोजनेस। ठीक, तो नाइट्रोजन से रिलेटेड है। द मोस्ट अबंडेंट 6 एलिमेंट फाउंड इन लिविंग बीइंग इज। तो इसमें से कौन से 6 जो होते हैं, जैसे चोन, CHON, चोन, PS जो होते हैं 6 एलिमेंट होते हैं लिविंग, बहुत मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। और 22 नंबर क्या है, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज लिंक्ड बाय। तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा लिंक्ड होते हैं, जिसे कोहेशन बोलते थे। ठीक है, 23 पे क्या, व्हाट पार्ट ऑफ रिएक्शन इज चेंज बाय एन एंजाइम। तो जो हमारा 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी रिएक्टेंट। ये विच व्हाट पार्ट ऑफ रिएक्शन इज चेंज बाय एन एंजाइम। तो ये एनर्जी प्रोडक्ट ये नहीं चेंज होता, ये भी नहीं चेंज होता है। क्या चेंज हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। जब एंजाइम का यूज होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे यहाँ पे था तो घट के कम हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो ये हो जाता है। 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। स्टेरॉइड आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन D, सेल मेम्ब्रेन, सम हार्मोन। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज ए। तो 26 नंबर, इंसुलिन, एक्टिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होती है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये मेजर रेगुलेटरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये मेजर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन इज। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए जो मेजर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, सॉरी 27 नंबर का। ठीक, तो ये रहा आज का डिस्कशन। तो इसका मैं PDF जो कि अब मेरा टेलीग्राम चैनल मथुरा PBT @मथुरा PBT है, वहाँ पे दे दूँगा, और उसे आप लोग कर लीजिएगा, और यहाँ से आप लोग जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे कर सकते हैं। ठीक, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी हेल्प हो जाए। ठीक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।